हेलो एवरीवन, मैं मयंक शर्मा एम साइबरटेक के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज जो हम सीखने वाले हैं, हम कवर करने वाले हैं कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर फंडामेंटल के सारे क्वेश्चंस को। और एक चीज तो मैं आपके साथ दावे के साथ कह सकता हूं कि आज का वीडियो लेक्चर जिसने भी देख लिया, पूरे जीवन उससे कभी भी किसी भी परीक्षा में कंप्यूटर बेसिक और कंप्यूटर हार्डवेयर के जो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और आज का वीडियो जिसने एंड तक देख लिया ना, उसको थ्योरी तो याद करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। मतलब आप मान के चलिए कि वीडियो एंड होगा ना तो चीजें आपके माइंड में इतनी आसानी से बैठ जाएंगी और इतनी सटीकता से बैठेंगी कि अगर कोई नींद में भी आपसे उठा के पूछे ना एमसीक्यूज कंप्यूटर हार्डवेयर या कंप्यूटर बेसिक फंडामेंटल संबंधित, तो आप उसको आसानी से जवाब दे पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं अपनी जानकारी दे दूं। मेरा नाम मयंक शर्मा है। मैं शासकीय महाविद्यालय राऊ में कंप्यूटर विभाग में अतिथि विद्वान के पद पे कार्यरत हूं। और ये हमारा एमसीक्यूज तथा पीएससी, यूपीएससी, बैंकिंग सेक्टर से संबंधित कंप्यूटर विषयों की जो लेक्चर सीरीज है, जो कंप्यूटर लेक्चर सीरीज है, उसका आज तीसरा लेक्चर है हमारा। और इसके पहले भी 2 लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं। जिसने नहीं देखा हो वो उसे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, उसे आप देख सकते हैं। साथ ही साथ जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि उन्हें जो नेक्स्ट वीडियो है उनकी जानकारी मिलती रहे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ उसके साइड में बेल आइकन का बटन है, उसे जरूर दबाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो लेक्चर। और स्टार्ट करने से पहले तो जैसे कि आप सेटअप देख रहे हैं यहाँ पे अभी, तो ये एक्चुअली मेरा रिपेयरिंग काउंटर है जहां पर हम आज ये लेक्चर शूट कर रहे हैं। इसका विशेष कारण यही है ताकि मैं आपको प्रैक्टिकली चीजों को बता पाऊं, क्योंकि प्रैक्टिकली जो चीजें हम देखते हैं वो हमारे दिमाग में पूरी तरह से छप जाती हैं। तो यहाँ पर हम थ्योरिकल चीजें नहीं पढ़ने वाले, टोटल हम प्रैक्टिकल पढ़ेंगे। प्रैक्टिकल को हम थ्योरी में कन्वर्ट करने वाले हैं ताकि वो हमेशा के लिए हमारे दिमाग में छप जाए, हमेशा के लिए याद रहे। तो रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से कि कोई भी वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को एंड तक पूरे ध्यान से देखें। हर एक चीज आपके दिमाग में बहुत ही सटीकता से बैठ जाएगी। जिन्हें कंप्यूटर का कुछ भी नॉलेज नहीं है वो भी इस वीडियो के समाप्त होने के बाद में कंप्यूटर में अपने आप को मास्टर समझ सकते हैं, क्योंकि हम इतनी आसानी से पूरे कंप्यूटर को यहाँ पे आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं, जैसे कि हमने कल देखा था, हमारे जो लास्ट वीडियो है उसमें हमने देखा था कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर 3 इकाइयों से मिलकर के बना होता है। एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर 3 इकाइयां होती है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट के लिए हमने बात की थी कि कीबोर्ड, माउस, वहां पर इनपुट यूनिट होती है जो क्या करती है, डाटा या इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर के अंदर लोड करती है। सेकंड होता है उसका प्रोसेस जो सीपीयू के अंदर होता है। और थर्ड हमने बात की थी उसके आउटपुट की, जो मॉनिटर और स्पीकर, प्रिंटर आदि से हमें प्राप्त होता है, जो रिजल्ट हमें प्राप्त होता है, जो आउटपुट हमें दिखता है या जो हमें फीडबैक कंप्यूटर की तरफ से मिलता है, वो क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। तो इनपुट और आउटपुट तो लगभग आपको क्लियर है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सीपीयू की, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि ये इंटेक्स का सीपीयू है जिसे हमने ओपन किया हुआ है अभी। और उसको हम पूरे एक एक कंपोनेंट को पहले समझ लेते हैं, क्या उन सा कंपोनेंट क्या काम करता है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि रैम, सीपीयू, प्रोसेसर, एसएमपीएस, इन सारी चीजों पे जो अलग अलग आपको थ्योरी याद करनी पड़ती है ना, उतनी कुछ याद नहीं करनी पड़ेगी। आज के ये वीडियो समाप्त होगा, आपके दिमाग में सारी चीजें छप चुकी होंगी। यकीन मानिए हर एक चीज हम बहुत सटीकता से सीखने वाले हैं, तो इस वीडियो में बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि हमने यहाँ पर एक ये सीपीयू जो है, जिसे हम सीपीयू कहते हैं, एक्चुअली ये सीपीयू नहीं होता है, ये सीपीयू बॉक्स है। ये एक हम कहें कि एक कैबिनेट है जिसके अंदर हमारा सीपीयू फिट होता है। ये जो हमारा बॉक्स है जिसको हम सीपीयू कहते हैं, ये एक कैबिनेट होता है। उस कैबिनेट के अंदर ये एक प्लेट लगती है जिसे हम कहते हैं मदरबोर्ड, ठीक है। सेमीकंडक्टर मटेरियल की बनी होती है ये मदरबोर्ड, जिसके अंदर जो इसके कनेक्शंस होते हैं वो प्रिंटेड होते हैं यहाँ पर, जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं, कुछ लकीरें आपको दिख रही होंगी। ये सभी कनेक्शन है जो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से यहाँ पर अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स से यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा मदरबोर्ड। हम मदरबोर्ड को भी फिर से अभी डिस्क्राइब करेंगे आगे कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, किस किस तरह से काम करती हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या बात की कि एक तो ये हमारा होता है मदरबोर्ड, एक होता है ये हमारा कैबिनेट जिसे हम सीपीयू बॉक्स कहते हैं या सीपीयू कहते हैं, ठीक है। अब इस मदरबोर्ड की अगर हम बात करें तो मदरबोर्ड के पहले कंपोनेंट को समझ लेते हैं कि ये तो हो गया हमारा मदरबोर्ड, इसके अंदर क्या क्या होता है और ये क्यों उपयोग होता है, ठीक है। तो ये मदरबोर्ड हमारा क्या होता है, वो हमारा इस सीपीयू कैबिनेट के अंदर फिट होता है। उसको यहाँ पे फिट किया जाता है और इसके पीछे कुछ कनेक्शंस होते हैं जिसके आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सभी पोर्ट्स हैं
जहां पर हम अलग अलग चीजें यहाँ पे अटैच करते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे आप पोर्ट देख रहे हैं, जिसको तो आप सभी पहचानते होंगे, ये आपका यूएसबी पोर्ट है, ठीक है, जिसके अंदर आप पेन ड्राइव, अपना यूएसबी कार्ड वगैरह आप लगाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसके जस्ट यहाँ पे साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर लैन कनेक्शन के लिए कनेक्टर बना हुआ है। यहाँ पर क्या है, RJ45 कनेक्टर से आप अपना लैन कनेक्ट करते हैं, जिससे आपका इंटरनेट चलता है। यहाँ पर आपका VGA केबल कनेक्ट होता है, जिसके थ्रू आपका मॉनिटर के अंदर आउटपुट आता है, ठीक है। बात करें यहाँ पे तो ये पुराने कुछ कनेक्शंस है कीबोर्ड माउस के लिए जो यूज होते हैं, ठीक है। तो इस चीजों को और अच्छे से समझेंगे थोड़ा आगे, लेकिन पहले भी जो बेसिक चीजें हैं उसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, फिर हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमने बात की थी कि सीपीयू जो होता है, जो हमारा सीपीयू का कैबिनेट है, इसके अंदर जो फिट होने वाली चीजें हैं वो क्या है। सबसे पहले हम बात करें SNPS की, तो SNPS क्या होता है, इसके अंदर यहाँ पर पीछे होते हैं पोर्ट्स, यहाँ पे लगती है पावर केबल जो इसके अंदर पावर देती है, ठीक है। ये जो मशीन लगी है इसके अंदर SNPS ये क्या करता है, ये सारा पावर लेता है और ये अलग अलग कनेक्शंस यहाँ पे लगे हुए हैं, उन कनेक्शंस के माध्यम से ये क्या करता है, ये जो मदरबोर्ड होती है यहाँ तक उस पावर सप्लाई को लेके आता है। साथ ही साथ इसके कुछ हार्ड डिस्क वगैरह जो अलग अलग कंपोनेंट्स लगे होते हैं ना, वहां भी जाने के लिए इसमें कनेक्शंस होते हैं, उनको भी यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है इन कनेक्टर्स के माध्यम से, वहां पे भी सप्लाई होती है। तो अगर हम बात करें सीपीयू में पावर सप्लाई की, तो सीपीयू में पावर सप्लाई के लिए जो जवाबदार होता है वो होता है SNPS। यहाँ पर पावर आता है, इलेक्ट्रिसिटी आपका करंट आता है और यहाँ से ही डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, पूरे सीपीयू के अंदर, सीपीयू का जो कैबिनेट है उसके सारे कंपोनेंट के अंदर, पूरे मदरबोर्ड के अंदर, साथ ही साथ हार्ड डिस्क एंड जो भी उसमें अंदर डिवाइसेस लगी हुई हैं उनके अंदर, वहां पे वो पावर सप्लाई का काम होता है उस SNPS के माध्यम से। वो पावर आता है इस मदरबोर्ड के अंदर और मदरबोर्ड के अंदर जो अलग अलग पिन लगी हुई है इनके माध्यम से अलग अलग कंपोनेंट्स पे वो पावर सप्लाई होता है। जिस भी कंपोनेंट को जितना पावर लगता है उसको वहां पे उतना पावर मदरबोर्ड के माध्यम से सप्लाई होता है, ठीक है। मेन कनेक्शन आता है मदरबोर्ड के अंदर, ठीक है। SNPS के बाद मेन कनेक्शन यहाँ पर आता है, जो इलेक्ट्रिसिटी का मेन कनेक्शन है वो SNPS के अंदर आता है और SNPS के बाद सीधा आता है मदरबोर्ड के अंदर, ठीक है। अब बात करें कि ये तो हो गया हमारा मदरबोर्ड, ठीक है, इसको हमने कह दिया सीपीयू कैबिनेट। तो फिर सीपीयू क्या होता है, सीपीयू कौन सी चीज है कि जिसके बारे में हम इतना पढ़ रहे हैं और वो हमें दिख ही नहीं रही है। सीपीयू को ही कई लोग कंप्यूटर कहते हैं, उसको कई लोग दिमाग कहते हैं, दिल कहते हैं, धड़कन कहते हैं, सब कुछ उसी को कहते हैं और वो कहीं दिख ही नहीं रहा। आपने इससे पहले कहा था कि ये सीपीयू है, फिर आप कह रहे हैं कि सीपीयू कैबिनेट है, उसके बाद आ गई मदरबोर्ड, ठीक है। तो एक चीज मैं आपको बताऊं कि मदरबोर्ड के अंदर ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है ना, हालांकि इसके ऊपर ये जो ब्लैक आपको दिख रहा है ये कूलिंग पेस्ट है जो इसके ऊपर लगा हुआ है, क्योंकि ये जब चलता है ना तो यही हमारा सीपीयू प्रोसेसर है। जब ये वर्किंग करता है तो बहुत ज्यादा हीट होता है और उस हीट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे कूलिंग पेस्ट लगा होता है, साथ ही साथ कूलिंग पेस्ट के ऊपर एक फैन भी लगा होता है। तो जरा हम पहले इसको देख लेते हैं कि ये प्रोसेसर जो है वो सीपीयू जो है वो होता कैसा है। तो इसको हमने यहाँ पे ओपन किया है और इसको बहुत आसानी से हमें निकालना है, ठीक है। ये रहा आपका प्रोसेसर, ठीक है। इसको मैं पलट के दिखा देता हूं, ये हमारा प्रोसेसर है और इस मदरबोर्ड के अंदर इस सेक्शन में यहाँ पर इसे हम अटैच करते हैं मदरबोर्ड के ऊपर, ठीक है। जितना भी प्रोसेसिंग का काम है, ठीक है, वो सारा का सारा इस प्रोसेसर के अंदर होता है, ठीक है। अब प्रोसेसर की भी कई सारी वैरायटी होती है, कई सारे तरह के प्रोसेसर होते हैं, मोबाइल में भी बहुत से प्रोसेसर आ गए हैं, ठीक है। तो प्रोसेसर के ऊपर तो हम एक वीडियो फिर अलग से बनाए क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि प्रोसेसर अपने आप में ही बहुत सी चीजें लिए हुए हैं। तो अभी हमने जो कुछ चीजें समझी हैं एक बार मैं रिवाइज कर दूं आपको। सबसे पहले हमने बात की सीपीयू कैबिनेट की, फिर हमने बात की मदरबोर्ड की, और मदरबोर्ड के अंदर हमारे हाथ में अभी जो ये डिवाइस है इसे हम कहते हैं प्रोसेसर, और इसी को आप सीपीयू भी कहते हैं, ठीक है। अब सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, सॉरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और जितनी प्रोसेसिंग का काम है, जितने डिसीजन लेने का काम है, जितना कंट्रोलिंग का काम है, सारा का सारा काम इस सीपीयू के अंदर ही होता है, इस सीपीयू के माध्यम से ही होता है। यहाँ पे जो पिंस, ये डॉट्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर वो सारे डॉट्स जो हैं वो इस मदरबोर्ड के अंदर विभिन्न प्रकार की पिन पर कनेक्ट होते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे कुछ ये डॉट्स दिख रहे हैं, ये डॉट्स एक्चुअल कनेक्शन है, पिन है सारी, जिस पिन के ऊपर ये हमारा जो प्रोसेसर है कनेक्ट होता है, और इसमें जो डॉट्स लगे हैं वो डॉट्स अपने आप में बहुत से कनेक्शंस को लिए हुए हैं, जो कनेक्शंस इस बोर्ड पे होते हैं, ठीक है। बात करें प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर के जो आपने प्रकार सुने हुए हैं, डुअल कोर, ऑक्टा कोर, क्वाड कोर,
तो होता कुछ नहीं है, ये जो प्रोसेसर है ना हमारा, इस प्रोसेसर के अंदर ही, ठीक है, डिजाइन तो सेम रहेगी, डिजाइन में कोई चेंज नहीं होगा, डिजाइन इतना ही बड़ा रहता है प्रोसेसर का, इससे ज्यादा बड़ा नहीं होता, ठीक है। टेक्नोलॉजी इनहेंस हो चुकी है तो छोटे प्रोसेसर भी आने लगे हैं अब, ठीक है, लेकिन इससे बड़ा नहीं होता, अभी पहले होते थे, अब जो है छोटे ही इसी साइज के प्रोसेसर आने लगे हैं लगभग। तो इसके अंदर क्या होता है, इंटरनली जो इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, तो कोर की अगर हम बात करते हैं ना, तो कोर का जो मतलब होता है वो होता है उसके हिस्से, ठीक है। तो इसके अंदर जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, क्योंकि अब नैनो टेक्नोलॉजी आ गई है तो काफी छोटी छोटी यूनिट इसमें बन जाती हैं, तो जितने इसका सेक्शन बनते हैं उसके अनुसार इसका नाम होता है। अगर 2 सेक्शन बने तो डुअल कोर, 4 हो गए तो क्वाड कोर, 8 हो गए तो ऑक्टा कोर, ठीक है। इस तरह से इनका नामकरण होता है प्रोसेसर का, ठीक है। प्रोसेसर के बाद जो हमारी नेक्स्ट चीज होती है, जो नेक्स्ट डिवाइस होती है, सॉरी, जो नेक्स्ट यूनिट है इसकी, वो है रैम, ठीक है। अब रैम का नाम आते ही दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि रैम से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं पिछली कक्षाओं में भी। साथ ही साथ बात करें तो जो भी यूनिवर्सिटीज के पेपर होते हैं, जो भी आपके पीएससी यूपीएससी के पेपर होते हैं, उसमें भी रैम से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, और अधिकांशतः स्टूडेंट उन प्रश्नों का गलत जवाब दे आते हैं, क्योंकि उन्हें एक्चुअल चीज पता नहीं होती है, थ्योरी रट के चले जाते हैं, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट उनको पता नहीं होने से वो चीजों को गलत कर देते हैं, ठीक है। तो हम उसको समझते हैं कि वो रैम होती क्या है। तो जैसा कि आप ये मदरबोर्ड देख रहे हैं, इस मदरबोर्ड के अंदर एक ही डिवाइस लगी हुई है, ठीक है। इसको हम यहाँ पर निकालते हैं, इसको क्लिक करते हैं और ये बाहर आ गया, ठीक है। ये एक सेमीकंडक्टर मटेरियल की बनी हुई एक प्लेट है, जिसके ऊपर आईसी लगी हुई है, ठीक है। और यही हमारा रैम कहलाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। ये है हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे हम क्या कहते हैं, रैम कहते हैं, और ये डायरेक्टली कनेक्टेड होती है हमारे मदरबोर्ड पर, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। एक तो ये मेमोरी यूनिट है, तो जाहिर सी बात है मेमोरी यूनिट है तो क्या काम करती है, मेमोरी को स्टोर करने का काम करती है। लेकिन ये मेमोरी को कब तक स्टोर रखती है, किस तरह की मेमोरी को स्टोर करके रखती है, और इसकी जो वैलिडेशन है वो क्या क्या है उसको समझते हैं। तो जैसा कि हमने पहले कहा था कि इसके अंदर आता है सप्लाई पावर का, ठीक है, ये डायरेक्टली इससे यहाँ पे कनेक्टेड है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, अगर हमने बात की यहाँ पे सिस्टम की, हमारे कंप्यूटर सिस्टम की, तो जब सप्लाई इसके अंदर आता है, प्रोसेसर इसके अंदर लगा हुआ है, हार्ड डिस्क इस पे कनेक्टेड है, ठीक है। तो उस समय जब हमारा कंप्यूटर चालू हो रहा होता है ना, तो चालू होता है तो ये रहा हमारा प्रोसेसर, ठीक है, जिसके ऊपर सारी प्रोसेस बनी है। डाटा हमारा स्टोर होता है इस हार्ड डिस्क के अंदर, जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, जिसके अंदर क्या होता है, इस हार्ड डिस्क के अंदर जो है डाटा स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक जो है डिस्क लगी होती है, जिसके अंदर डाटा स्टोर होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो स्टोर तो इसके अंदर ही होता है, ठीक है। उसका जो सॉफ्टवेयर है वो इस जो मेमोरी है, हार्ड डिस्क है, इसके ऊपर ही रहता है, ठीक है। और जब हमारा सिस्टम चालू हो रहा होता है, तो सिस्टम चालू होते समय इस प्लेट को और इस प्रोसेसर को उस डाटा की आवश्यकता होती है, जिसके अनुसार सभी कंपोनेंट्स को पावर सप्लाई हो सके, जिसके अनुसार सभी जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उनके ऊपर कमांडिंग की जा सके, उससे कम्युनिकेशन किया जा सके। तो हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम को इस मशीन पे रन कराने के लिए जो सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड चीज होती है वो होती है रैम। जब हार्ड डिस्क में से ऑपरेटिंग सिस्टम उठ के रैम पर आता है, बूट होता है, तभी जाकर के हमारा सिस्टम चालू होता है। रैम के अंदर डाटा तभी तक रहता है जब तक कि इस बोर्ड के अंदर, इस मदर बोर्ड के अंदर सप्लाई हो, ठीक है। सप्लाई से मतलब है इलेक्ट्रिसिटी की। जब तक इसके अंदर पावर रहेगा तब तक ही इस रैम के अंदर डाटा हो सकता है। जैसे इस प्लेट का पावर लॉस होगा, खत्म होगा, या इसका पावर कनेक्शन बंद कर दिया जाएगा, वैसे ही इस रैम का डाटा भी यहाँ से लैप्स हो जाएगा, उड़ जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको वोलेटाइल भी कहते हैं। वोलेटाइल से मतलब यही होता है कि इसके अंदर डाटा टेम्परेरी रहता है, हमेशा के लिए नहीं रहता। जब तक इसके अंदर पावर सप्लाई है, इसके अंदर डाटा है, पावर गया, डाटा भी गया, खत्म, पावर खत्म, डाटा खत्म। ये हमारा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और इसका मुख्य काम क्या है, इसका मुख्य काम है जब हमारा सिस्टम चालू होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से उठा करके ये सीपीयू के लिए बूट कराता है, ठीक है। यहाँ पर ये रन टाइम पे काम करता है, ये हमारा रैम होता है। साथ ही साथ जो भी एप्लीकेशंस प्रोग्राम हम इंस्टॉल्ड करते हैं, वो सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम भी इसी रैम के ऊपर रन होते हैं, ठीक है।
अगर हम मोबाइल फोन की बात करें तो आपने देखा होगा जिस मोबाइल फोन का रैम कम होता है वो बहुत ज्यादा हैंग होता है, और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि अगर उस पर ज्यादा एप्स इंस्टॉल किए जाएं तो उससे क्या होता है, उससे हमारा मोबाइल का सॉफ्टवेयर भी डिस्टर्ब हो जाता है और कई बार सॉफ्टवेयर उड़ भी जाता है। ठीक है, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण यही है कि रैम जो है उसका अगर उसके पास पर्याप्त तो स्पेस नहीं होगा, पर्याप्त उसके पास जगह नहीं होगी डाटा को स्टोर कराने की, तो क्या करेगा, वो प्रॉपर बूट नहीं कर पाएगा, और बूट न कर पाने की कंडीशन में ही ऐसा होता है कि हमारा सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाता है। क्योंकि क्या करता है, रैम बूट करते समय सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करने के समय में डाटा को एक्सचेंज करता है। ठीक है, बाकी सारा काम तो प्रोसेसर कर रहा है आपका, सारी कमांडिंग का काम, सारे जो डिसीजन लेने का काम है, सब कुछ ये कर रहा है, लेकिन उसको डेटा सप्लाई करने का डायरेक्टली काम कौन करता है? रैम करता है। प्रोसेसर हार्ड डिस्क के साथ कभी भी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता, वो रैम के माध्यम से हार्ड डिस्क से कनेक्टेड होता है, या किसी भी एक्सटर्नल आपके स्टोरेज से वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता। उसके लिए पहले वो रैम से जाता है, रैम से कनेक्ट होकर के फिर उस डेटा को एक्सेस करता है। ठीक है, और रैम की कहानी में थोड़ी सी और आपको शायद क्लियर हो पाए, हम बात करते हैं कैलकुलेटर होता है आपका। ठीक है, कैलकुलेटर में जो मोबाइल कैलकुलेटर की मैं बात नहीं कर रहा, मैं अपना रेगुलर जो कैलकुलेटर हम यूज करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, सामान्य जो हमारा कैलकुलेटर होता है, आप कोई भी नंबर प्लस करते हैं ना, थोड़े समय के लिए उसमें डेटा स्टोर होता है, और स्टोर होने के बाद वो प्रोसेस होता है, फिर बंद चालू करते हैं, डेटा लैप्स हो जाता है। कुछ वैसा ही काम है इस रैम का भी। आपने देखा होगा कि जब कोई चीज आप कॉपी करते हैं, सिस्टम को रिस्टार्ट कर देते हैं, तो फिर वो कॉपी क्या हुआ, पेस्ट नहीं हो पाता, क्योंकि कॉपी हुआ डाटा वो लैप्स हो जाता है। तो जब भी आप डेटा को कॉपी करते हैं तो वो टेम्परेरी मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, और वो टेम्परेरी मेमोरी हमारी कौन सी होती है? वो होती है रैम। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग आप रैम तो समझ चुके हैं कि रैम होता क्या है, फिजिकली हम उसको देख भी चुके हैं कि ये हमारी एक सेमीकंडक्टर मटेरियल की बनी हुई एक ये प्लेट है जिसके ऊपर कुछ आईसी लगी हुई है, तो ये होती है हमारी रैम। ठीक है, रैम हो गया, हमारा प्रोसेसर हो गया। अब बात करें हम सेकेंडरी यूनिट की, तो सेकेंडरी यूनिट ये हमारे पास हार्ड डिस्क है। ठीक है, ये दो तरह के भी हार्ड डिस्क मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। ठीक है, तो दो तरह की इसलिए है क्योंकि इसके दो तरह में कुछ स्पेशल नहीं है। हम बात करें इनके पोर्ट की, जिस पोर्ट से ये कनेक्ट हो रही है। ठीक है, यहाँ पर ये जो पोर्ट है ये साटा कनेक्टर के लिए है, ये साटा कनेक्टर कहलाता है। इससे साटा केबल के माध्यम से हम इस जो मदरबोर्ड है इसके अंदर इसको कनेक्ट करते हैं। ये जो कनेक्शन होता है, ठीक है, इस कनेक्शन ये वाला जो कनेक्शन होता है, छोटा वाला जो दिख रहा है आपको, ये साटा कनेक्टर है, और वो कनेक्शन जो है यहाँ पर इस मदरबोर्ड के अंदर साटा केबल के माध्यम से किया जाता है। दूसरा आईडीई कनेक्टर होता है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इस हार्ड डिस्क के अंदर, यहाँ पे बहुत सारी पिन आपको दिख रही हैं, और यही वाला जो कनेक्शन है, सिमिलर एक कनेक्शन यहाँ पर बना हुआ है हमारे इस मदरबोर्ड के अंदर, यहाँ पे कुछ पिन्स लगी हुई हैं। तो ये जो कनेक्टर है ये आईडीई कनेक्टर है, जहां पर इस हार्ड डिस्क को कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, और दूसरी सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण बात जो आपको याद रखनी है कि हार्ड डिस्क के साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कितना मोटा और पतला हो सकता है। इसके अंदर जो डाटा स्टोर होता है उसकी कैपेसिटी, ठीक है, इसके अंदर लगी हुई मैग्नेटिक प्लेट के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, उस प्लेट के अनुसार ही ये डाटा को स्टोर कर सकता है। इसके आकार से कोई विशेष इसका ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि छोटे छोटे मेमोरी कार्ड भी बहुत सारा डाटा आजकल मतलब बहुत सारा डाटा स्टोर करने लगी है। 1 TB तक का डाटा आप छोटे से मेमोरी कार्ड में स्टोर करा सकते हैं, इतनी कैपेसिटी की मेमोरी कार्ड भी आ चुकी है। तो यहाँ पर इसके साइज को कभी भी आप आंके नहीं कि इसका साइज बड़ा होगा तो ही डाटा स्टोरेज ज्यादा होगा, क्योंकि पहले समय में आपको पता ही कंप्यूटर का आकार कितना बड़ा था। जब पहला कंप्यूटर बना था, हम बात करें एनिक की, तो एनिक का आकार कितना बड़ा था, वो एक गोडाउन के समान था, एक गोडाउन के बराबर था, और उसके छोटे छोटे से कंपोनेंट भी ना इस सीपीयू से बड़े थे, सीपीयू कैबिनेट से बड़े थे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ जनरल चीजें हमने देखी सीपीयू की, कि उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे होते हैं और वो किस तरह से काम करते हैं। तो यहाँ पर कुछ और चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि मदरबोर्ड तो हमने देख ली, प्रोसेसर भी हमने देख लिया, हार्ड डिस्क देख लिया हमने, रैम देख ली, हमने एसएमपीएस का बात कर लिया, एसएमपीएस क्या होता है। साथ ही साथ यहाँ पर इस मदरबोर्ड की अगर मैं बात करूं तो इस मदरबोर्ड के अंदर कुछ ये पोर्ट्स बने हुए हैं। ठीक है, अब हर एक पोर्ट का यहाँ पर इंडिविजुअल वर्किंग भी है। जैसे कि यहाँ पर ये 2 पोर्ट बने हुए हैं, 4 पोर्ट सॉरी, यहाँ पे ऊपर नीचे आपको 2-2 के पेयर में दिख रहे होंगे, और इसको तो लगभग आप सभी जानते हैं, आपका पेन ड्राइव यूएसबी कार्ड वगैरह आप यहाँ पे अटैच करते हैं, ये इसे यूएसबी पोर्ट कहते हैं। ठीक है, साथ ही इसके जस्ट साइड में आप देख रहे हैं एक छोटा सा कनेक्टर है, जहां पर हमारी इंटरनेट वाली केबल लगती है। वो जो कनेक्टर लगता है उस कनेक्टर को हम कहते हैं RJ45 कनेक्टर।
ठीक है, और वो केबल कहलाती है लैन केबल। ठीक है, वो कनेक्टर हमारा यहाँ पे अटैच होता है जिसके माध्यम से इंटरनेट चलता है। उसके बाद आपने देखा होगा कि आपका जो मॉनिटर है उसमें एक केबल लगी होती है जिसे वीजीए केबल कहते हैं, वो यहाँ पर कनेक्ट होती है। ठीक है, जिसके माध्यम से क्या होता है, आउटपुट हमें वहां पे मॉनिटर पे दिखता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ये 2 पिंस बनी हुई है। ठीक है, ये पहले, अभी तो खैर आप सभी लोगों ने यूएसबी माउस और कीबोर्ड देख रखे हैं, इसके पहले पिंस वाले भी कनेक्टर आते थे। ठीक है, PS2, तो वो कनेक्टर्स यहाँ पे अटैच होते हैं और सॉरी, और वो वाले कीबोर्ड माउस इस कनेक्टर के माध्यम से चलते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कवर किया है कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर मदरबोर्ड को, हार्ड डिस्क को और सीपीयू कैबिनेट को, एसएमपीएस की हमने यहाँ पे बात की। अब इन सभी कंपोनेंट्स के इंडिविजुअल वीडियोस भी हम अपलोड करने वाले हैं, जहां पर हम और डिटेल में इनकी कार्यविधि को समझेंगे। एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि सीपीयू का कार्य किस तरह से होता है और किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें सीपीयू कैबिनेट की। इसके अंदर लगा हुआ एसएमपीएस और ये डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट होता है हमारी पावर केबल से। इसके अंदर जाता है सप्लाई यहाँ से। ये एसएमपीएस क्या करता है, इन केबल्स की सहायता से ये एसएमपीएस इस मदरबोर्ड को देता है पावर। ठीक है, वो सारा का सारा पावर आता है इस मदरबोर्ड के ऊपर, और इस मदरबोर्ड से लगे हुए सारे कंपोनेंट में मदरबोर्ड उनके कार्य अनुसार उनको यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है। जो कनेक्शन है वो यहाँ से सप्लाई होता है। इस मदरबोर्ड के ऊपर लगा होता है हमारा प्रोसेसर, जो एक्चुअल में हमारा सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये लगा होता है हमारा इस मदरबोर्ड के ऊपर। इस मदरबोर्ड के ऊपर एक और विशेष कंपोनेंट लगा हुआ है जिसे हम कहते हैं रैम। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो डेटा को टेम्परेरी स्टोर करने के लिए सहायक है, जो डेटा को बूट कराने के लिए सहायक है, जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट कराने के लिए सहायक होता है। ठीक है, इस सीपीयू के अंदर लगी होती है हार्ड डिस्क, जिसके अंदर ये हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, जहां पर हमारा डाटा परमानेंटली सेव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे टॉपिक्स आज के वीडियो में हमने कवर किए हैं। ठीक है, और इससे संबंधित, हमारे मदरबोर्ड से संबंधित, मेमोरी से संबंधित और प्रोसेसर से संबंधित इंडिविजुअल लेक्चर्स भी हम आगे अपलोड करने वाले हैं, तो उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि इस छोटे से लेक्चर में उन सारी चीजों को कवर नहीं की जा सकती। अगर मैं प्रोसेसर की बात करूं तो प्रोसेसर के ऊपर कम से कम 3 घंटे का एक वीडियो लेक्चर तो बनता है। ठीक है, जहां पर हम इसको पूरी डिटेल में जितने प्रकार के प्रोसेसर होते हैं उन सभी प्रोसेसर को कवर करें और उनकी वर्किंग को समझें। हालांकि हम कोशिश करेंगे कि बहुत ही छोटे और शॉर्ट में आपको बहुत आसानी से सारे टॉपिक्स बता दिए जाएं, जो आपके लिए, जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में कारगर सिद्ध होंगे। साथ ही साथ ये आपकी बेसिक जो जानकारी है कंप्यूटर से संबंधित, उसको भी फुलफिल करें। आई होप आपका आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और कुछ विद्यार्थियों का प्रश्न भी था एडमिशन से संबंधित कि कॉलेज में एडमिशन की क्या प्रोसेस है और कब से एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं। तो मैं आपको जानकारी दूं कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर हमने महाविद्यालय की वेबसाइट की लिंक दे रखी है। वहां पर अपलोड किया जा चुका है सारे निर्देश, टाइम टेबल की कब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगी और उसका क्या प्रोसेस रहेगा, तो वहां पे उसे आप जरूर देखें। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, अगर आपको इससे कुछ जानकारी प्राप्त हुई हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही साथ यदि आपको लगता है इसमें किसी तरह के कोई सुधार की आवश्यकता है या आप अपना कोई एडवाइस देना चाहते हैं हमें, जिसके माध्यम से हमारे वीडियो लेक्चर हम और अच्छे से बना सकें, तो मोस्ट वेलकम, आप कमेंट करके अवश्य बताएं। और इसका बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें। बेल आइकन प्रेस करने से बेनिफिट ये होता है कि जब भी हम कोई वीडियो लेक्चर अपलोड करते हैं तो उसकी सीधी जानकारी आप जब भी अपना यूट्यूब ओपन करते हैं तो वहां पे आपको मिल जाता है, डायरेक्टली वो वीडियो आपको प्राप्त हो जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है। ठीक है, तो उससे आप डायरेक्टली उस समय उस वीडियो को देख पाते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।